यह कहानी किसी एक दिन में नहीं शुरू होती। यह कहानी आज की भी नहीं। यह कहानी तब शुरू हुई थी जब भारत ने तय किया कि तरक्की का मतलब बड़े बांध होंगे, बड़ी खदानें होंगी, बड़ी फैक्ट्रियां होंगी और बड़ा मुनाफा होगा। उस समय यह नहीं पूछा गया कि यह सब किसकी जमीन पर होगा, किसके जंगल कटेंगे और किसके पानी का रास्ता बदलेगा। यह मान लिया गया कि जो लोग जंगलों में रहते हैं वे विकास के रास्ते में बाधा हैं और बाधाओं को या तो हटाया जाता है या दबाया जाता है। पहले पहले यह सब योजनाओं में लिखा गया, फाइलों में, नक्शों में, बड़े बड़े शब्दों के साथ। सिंचाई, बिजली, औद्योगिकरण, राष्ट्रहित। इन शब्दों के बीच कहीं यह भी लिखा गया कि जिनकी जमीन जाएगी उन्हें बसाया जाएगा, जिनके जंगल कटेंगे उन्हें रोजगार मिलेगा, जिनके घर उजड़ेंगे उन्हें बेहतर भविष्य मिलेगा। यह सब इतना साफ लिखा गया कि पढ़ने वाले को लगा शायद सच में ऐसा ही होगा। लेकिन जब जमीन पर काम शुरू हुआ तो पहली बार कागज और हकीकत के बीच की दूरी दिखी। नर्मदा घाटी में बांध बने, पानी भरा, गांव डूबे, अदालतों में सरकार ने हलफनामे दिए कि पुनर्वास पूरा हो गया है। उसी समय जमीन पर ऐसे परिवार थे जिनके पास न खेती थी, न अस्थायी घर, न वह नदी जिससे वे सदियों से जुड़े थे। यह विरोधाभास कभी ठीक से समझाया नहीं गया। अदालतें चली, फैसले आए, बात खड़े हो गए, लेकिन यह सवाल वही रह गया कि विकास का लाभ किसने लिया और कीमत किसने चुकाई। इसके बाद खनन आया, पहले छोटे पैमाने पर, फिर बड़े पैमाने पर। कोयला, बॉक्साइट, लौह अयस्क। देश की ऊर्जा जरूरतें बढ़ रही थी। कहा गया कि बिना खनन देश आगे नहीं बढ़ सकता। यह भी सच था कि खनिज ज्यादातर उन्हीं इलाकों में थे जहां आदिवासी रहते थे, जंगलों के भीतर, पहाड़ों के नीचे। यह संयोग नहीं था, यह प्रकृति का नियम था। लेकिन नीति बनाने वालों के लिए यह सिर्फ एक आंकड़ा था। ओडिशा के नियमगिरी में जब खनन की योजना बनी तब भी यही कहा गया कि सब कुछ कानून के तहत होगा। पर्यावरण स्वीकृति मिली, वन स्वीकृति मिली, लेकिन जब मामला अदालत पहुंचा तो पहली बार देश ने देखा कि ग्राम सभा नाम की चीज सिर्फ कागज में नहीं, असल में भी होती है। आदिवासियों ने कहा कि यह पहाड़ उनके देवता हैं, उनका जीवन है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात सुनी, खनन रुका। यह अपवाद था, नियम नहीं। इस अपवाद ने यह भी दिखाया कि अगर आदिवासी अदालत तक न पहुंचे तो उनकी आवाज ज्यादातर दब जाती। झारखंड में कहानी और कड़वी है। वहाँ खनन दशकों से चल रहा है। सरकारी रिपोर्टें कहती हैं कि राज्य को राजस्व मिला, लेकिन उन्हीं रिपोर्टों में यह भी दर्ज है कि खनन क्षेत्रों के आसपास शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की हालत नहीं सुधरी। पानी प्रदूषित हुआ, जंगल कम हुए। जो लोग सवाल पूछते थे उन पर अक्सर सुरक्षा का ठप्पा लगा दिया गया। यह ठप्पा एक औजार था, इससे असहमति को अपराध बनाया गया। छत्तीसगढ़ में यही कहानी दोहराई गई। हसदेव अरण्य को देश के सबसे घने जंगलों में गिना गया। पर्यावरण मंत्रालय की समितियों ने चेतावनी दी कि यह इलाका संवेदनशील है, फिर भी कोल ब्लॉक आवंटित किए गए। कहा गया कि यह राष्ट्रीय जरूरत है। कहा गया कि सब कुछ नियमों के तहत है। कहा गया कि कंपनियां मालिक नहीं है, सिर्फ ऑपरेटर है। लेकिन जिन गांवों में मशीनें पहुंची उनके लिए यह स्तर खोखला था। उनकी जमीन जा रही थी, उनका जंगल कट रहा था। ग्राम सभा की सहमति का सवाल हर जगह उठा। कानून कहता है कि बिना स्वतंत्र सहमति कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जमीनी रिपोर्टें बताती हैं कि सहमति अक्सर औपचारिकता बन गई। कहीं पूरी जानकारी नहीं दी गई, कहीं विरोध करने वालों को बैठक से बाहर रखा गया, कहीं प्रशासनिक दबाव डाला गया। यह सब किसी पर्चे में नहीं बल्कि शिकायतों, याचिकाओं और अदालतों के रिकॉर्ड में दर्ज है। जब लोग फिर भी नहीं माने तो पुलिस आई, लाठी चली, गिरफ्तारियां हुई, एफआईआर दर्ज हुई। आधिकारिक रिकॉर्ड में अक्सर लिखा गया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह जरूरी था। लेकिन यह सवाल कोई नहीं पूछता कि कानून व्यवस्था की नौबत क्यों आई। क्या इसलिए कि लोगों ने अपने जंगल बचाने की बात की। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी यही ढांचा दिखता है। कहीं बांध, कहीं औद्योगिक कॉरिडोर, कहीं विशेष आर्थिक क्षेत्र। हर जगह कहा गया कि विकास आएगा, लेकिन जब सालों बाद इन इलाकों को देखा जाए तो तस्वीर अलग मिलती है। खनन के बाद जमीन बंजर है, पानी जहरीला है, रोजगार अस्थायी है। स्थानीय लोग या तो दिहाड़ी मजदूर बन गए हैं या शहरों की ओर पलायन कर चुके हैं। इस पूरे खेल में सबसे दिलचस्प भूमिका प्रशासन की। प्रशासन कानून का पालन करने की बात करता है, लेकिन प्रशासन वही कानून सबसे पहले मोड़ता भी है। फाइलें तेजी से चलती हैं जब परियोजना को मंजूरी देनी हो, फाइलें धीमी हो जाती हैं जब पुनर्वास की बात आती है। यह संयोग नहीं है, यह प्राथमिकता है। रही बात मीडिया की, तो मीडिया इस कहानी का सबसे कमजोर
कमजोर कड़ी बन गया है। कुछ अखबारों ने लिखा, कुछ डिजिटल पोर्टलों ने दिखाया, लेकिन यह कभी राष्ट्रीय बहस नहीं बनी। कारण साफ है, जल, जंगल और जमीन की लड़ाई से न टीआरपी बढ़ती है न विज्ञापन। यह कोई साजिश नहीं है, यह एक कारोबारी हकीकत है, लेकिन इसका असर लोकतंत्र पर पड़ता है। आज जब हम खनन क्षेत्रों को देखते हैं तो सवाल अपने आप उठता है, विकास कहाँ है? शहरों में बिजली जल रही है, फैक्ट्रियां चल रही है, कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, राज्य को राजस्व मिल रहा है, लेकिन जिनकी जमीन गई उन्हें क्या मिला? यह सवाल हर राज्य में वही है, जवाब हर जगह अधूरा है। यह कहना आसान है कि यह सब राष्ट्रहित में है, लेकिन राष्ट्रहित तब अधूरा हो जाता है जब देश का हिस्सा लगातार कीमत चुकाता रहे और दूसरा हिस्सा लाभ लेता रहे। यह संतुलन नहीं है, यह अन्याय है। यह लेख किसी कंपनी को दोषी ठहराने के लिए नहीं है, यह किसी सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए भी नहीं है। यह उस ढांचे को दिखाने के लिए है जिसमें नीति कुछ और कहती है और नीयत कुछ और करती है, जहां कागज पर न्याय लिखा है और जमीन पर डर। अगर विकास का मतलब यही है कि जंगल कटेंगे, लोग उजड़ेंगे और सवाल पूछने वालों को चुप कराया जाएगा, तो फिर यह विकास नहीं, विस्तार है। सत्ता का विस्तार, मुनाफे का विस्तार, और उस विस्तार की कीमत हमेशा वही लोग चुकाते हैं जिनके पास न माइक्रोफोन है न स्टूडियो। न्याय की बात यहाँ बहुत साधारण है। न्याय यह है कि ग्राम सभा सिर्फ दस्तावेज न बने। न्याय यह है कि पुनर्वास फाइलों में नहीं, जमीन पर दिखे। न्याय यह है कि खनन के बाद भी लोग बेहतर जीवन जिए, न कि और बदतर। यह कहानी इसलिए लिखी गई है ताकि कल जब कोई कहे कि सब कुछ कानून के तहत हुआ, तो कोई यह भी कह सके कि कानून कागज पर नहीं, जमीन पर देखा जाता है। ताकि जब कोई कहे कि यह विकास है, तो कोई यह भी पूछ सके कि विकास किसका? यह कोई अंतिम फैसला नहीं है, यह एक सवाल है और सवाल जिंदा रहे। यही लोकतंत्र की आखिरी उम्मीद है। न्याय न नारे से आता है न गुस्से से, न्याय आता है सच से, और अक्सर चुपचाप लिखा जाता है।